आप सभी को मेरा नमस्कार है मेरे भाई। देखो, सबसे पहली बात है ना सर कि आज हम बहुत ही बेहतरीन चैप्टर की बात करने वाले हैं जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। ये इतिहास का सबसे पहला चैप्टर है और इतना बेहतरीन चैप्टर है ना मेरे भाई कि इस चैप्टर के बारे में जितना बोल देंगे उतना कम पड़ जाएगा और वो क्लास आज हम लेने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये है ना सर कि क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं। हमने आपसे वादा किया था कि हमारी पूरी टीम आपके लिए सर पूरी शिद्दत और प्यार और मोहब्बत से मेहनत करेगा और वो कर रहा है सर। शाम को 8 बजे, सुबह को 7 बजे हम आपको YouTube पे लाइव देखने को मिलेगा सर। ठीक है, अभी सर आपका वो जो आप जो लाइव वाला सोच रहे हैं ना, वो लाइव अभी 2-3 दिन के बाद चलेगा। ठीक है सर, लेकिन चलते हैं सर, क्लास को कर देते हैं आगाज। और चाहे सोशल साइंस हो, चाहे आपको साइंस हो, चाहे मैथ हो साइंस तो हम पढ़ाते ही हैं, लेकिन सोशल साइंस भी अभी हम ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, बाकी सर आपके सोशल साइंस के लिए टीचर आ रहे हैं तो वो भी आपके लिए पढ़ाएंगे। ठीक है, बाकी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर उसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं तो हमने सभी का एक प्लेलिस्ट बना दिया है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। जाना और सारे क्लासेस को कर देना धुआं धुआं, और अब की बार 475 से भी पार। ठीक है सर, आ जाना। क्या कहता है मेरे भाई, जरा गौर करना। कहता है ना कि गैरीवाल्डी पेशे से क्या था। कौन? गैरीवाल्डी। गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? सिपाही था, किसान था, जमींदार था या फिर नाविक था? सबसे पहले तो ये समझना है ना सर कि गैरीवाल्डी पेशे से क्या था। तो सबसे पहले ये समझो कि गैरीवाल्डी का जन्म कब हुआ था। कभी कभी ये भी पूछ देगा कि गैरीवाल्डी का जन्म कब हुआ था और गैरीवाल्डी का देहांत कब हुआ था। गैरीवाल्डी का देहांत कब हुआ था और जन्म कब हुआ था, ये दोनों पूछता है। अगर आपसे पूछेगा कि गैरीवाल्डी का जन्म कब हुआ था तो 4 जुलाई 1807 को। कब हुआ था? 4 जुलाई 1800 कितना 7। ठीक है मेरे भाई, अब मेरी बातों को समझना। हमने क्या बोला है कि गैरीवाल्डी का जो जन्म हुआ था वो आपको 4 जुलाई 1807 को हुआ था और देहांत जो हुआ था ना वो 2 जून 1882 को हुआ था। ठीक है, कितना जून? 2 जून 1882 को हुआ था। अब मेरी बातों को समझना सर कि गैरीवाल्डी पेशे से क्या था। गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीवाल्डी सिपाही नहीं था, किसान नहीं था, जमींदार नहीं था। गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। ठीक है मेरे भाई, हमने क्या बोला है कि गैरीवाल्डी पेशे से क्या था। तो गैरीवाल्डी पेशे से नाविक था जिनका जन्म 4 जुलाई 1807 में हुआ था, जिनका मृत्यु जो हुआ है वो 2 जून 1882 को हुआ था। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, तकलीफ है तो बता देना मेरे भाई। ठीक है, चलिए आते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। ये 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा गौर कीजिएगा, वो भी शिद्दत से और प्यार से और मोहब्बत से। ठीक है, 2 नंबर सवाल कहता है ना जी, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का जो संबंध था ना मेरे भाई वो आपको कार्बोनरी से था। किससे था? कार्बोनरी से था। आपसे पूछेगा कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था, तो मेजनी का संबंध कार्बोनरी से था। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? बी होगा। चलिए सवाल नंबर कितना 3 की तरफ आते हैं। ये 3 नंबर सवाल क्या कहता है, जरा गौर करना। कहता है इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। हमें क्या पूछा है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत आता है या फिर दक्षिणी अमेरिका के अंतर्गत आता है या फिर यूरोप के अंतर्गत आता है या फिर पश्चिमी एशिया के अंतर्गत आता है। हमसे क्या पूछा है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। अगर बात करेगा इटली और जर्मनी वर्तमान में, अभी अगर देखा जाए तो इटली और जर्मनी जो है वो किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो इटली और जर्मनी, कौन? इटली और जर्मनी जो है सर वो आपको यूरोप महादेश के अंतर्गत आता है। किस महादेश के अंतर्गत आता है? यूरोप महादेश के अंतर्गत आता है। बोले तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। ये 4 नंबर सवाल बताने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं सर। आपको लग रहा होगा सर कि ये सब सवाल हम कैसे लिख पाएंगे, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है सर। हम आपके लिए सर सब सुविधा देंगे जो आप चाहते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं सर
अगर आपको ये सारा PDF चाहिए ना तो इसके लिए आप अपने मोबाइल के टेलीग्राम पे चले जाना और टेलीग्राम में जाकर के सर्च करना संदीप कुमार ऑफिशियल। जैसे टेलीग्राम पे इतना सर्च करोगे ना तो मेरा आईडी खुल जाएगा और उसी आईडी को ज्वाइन करना जिस आईडी में लगभग 14,000 से अधिक लोग ज्वाइन है। हमने क्या बोला है? उसी आईडी को ज्वाइन करना जिस आईडी में लगभग 14,000 से अधिक लोग ज्वाइन हैं। वहां पे आपको सारा PDF मिल जाएगा। और दूसरी बात पता है क्या है सर? अगर दिल में दर्द है, तकलीफ है, कोई छोड़ के चली गई है ना तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लेना। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है संदीप-1842 ठीक है मेरे दोस्त, इसे फॉलो करना वरना रात के सपना में आएंगे तुम्हारे सिस्टम को खराब कर देंगे। ठीक है सर, सवाल नंबर हम लोग 4 पे थे। ठीक है, आज थोड़ा सा सर हम लोग सीरियस मूड में एकदम पढ़ेंगे, जिसको कहता है ना सीरियस मूड वाला पढ़ेंगे। ठीक है, आना कहता है ना सर, काउंट कावूर को विक्टर एमुनियल ने किस पद पर नियुक्त किया था? सेनापति पर किया था, या फिर फ्रांस में राजदूत पर किया था, या फिर गृह मंत्री पर किया था, या फिर प्रधानमंत्री पर किया था? हमसे क्या पूछा है कि काउंट कावूर को विक्टर एमुनियल ने किस पद पर नियुक्ति किया था? तो काउंट कावूर को विक्टर एमुनियल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। कौन सी मंत्री के पद पे? तो प्रधानमंत्री के पद पे क्या किया था? नियुक्त किया था। ठीक है, हमसे क्या पूछा है कि काउंट कावूर को विक्टर एमुनियल ने किस पद पर नियुक्त किया था? किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त किया था। ठीक है, चलो सवाल नंबर 5 की तरफ आते हैं। 5 नंबर सवाल क्या कहता है मेरे दोस्त, जरा याद रखना। कहता है ना कि बचपन का प्यार, कहता है जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था? तो आपको ये सर आपके सामने 4 ऑप्शन है। लुई 18वां ने किया था, फिर नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, या फिर नेपोलियन ने किया था, ये नेपोलियन 3 है। ठीक है, आ जाना, या फिर बिस्मार्क ने किया था। हमसे क्या पूछा, जरा इस बात को समझना। जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था? लुई 18वीं ने किया था, या फिर नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, या फिर नेपोलियन 3 ने किया था, या फिर बिस्मार्क ने किया था? जब आपसे पूछेगा कि जर्मन राइन राज का निर्माण, जर्मन राइन राज का निर्माण, तो जर्मन राइन राज का जो निर्माण है वो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था मेरे दोस्त। ठीक है, हमने क्या बोला है कि जर्मन राइन राज का निर्माण, एक बार मेरे साथ बोलना, जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर अगली की तरफ। सवाल नंबर 6 क्या कहता है, जरा गौर से पढ़िएगा। कहता है ना सर कि फ्रांस में किस शासक वंश की, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वियन कांग्रेस द्वारा की गई थी? हमसे पूछा है कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वियन कांग्रेस द्वारा की गई थी। अब यहाँ पे समझना सर, ये इससे आपको एक सवाल सब्जेक्टिव में भी पूछता है, इससे एक सवाल आपको सब्जेक्टिव में भी पूछता है। अच्छा, यहाँ से एक सवाल आपको और बन सकता है, जरा इधर आना। आपसे बोलेगा कि नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कब हुआ था, ये भी याद रख लेना। ये नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कब हुआ था, नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कब हुआ था और देहांत कब हुआ था। नेपोलियन बोनापार्ट का जो जन्म हुआ था वो 15 अगस्त 1769 को हुआ था। कब हुआ था? 15 अगस्त 1769 को हुआ था। ठीक है, हमने क्या बोला है कि नेपोलियन बोनापार्ट का जो जन्म हुआ था वो 15 अगस्त 1769 को हुआ था, और इनकी जो देहांत हुई थी वो 1881 में हुआ था। इनका देहांत जो हुआ था वो आपको 1881 में हुआ था। कब हुआ था? 1821 में हुआ था, 81 में नहीं, 1821 में हुआ था। ठीक है, इनकी देहांत कब हुआ था? 1821 में हुआ था। नेपोलियन बोनापार्ट जी ने मात्र 52 साल की उम्र में क्रांतिकारी करके अपनी चले गए ऊपर, लेकिन सर उन्होंने अपने देश के लिए बहुत कुछ किया।
हाँ, तो ये मतलब वो ये भी पूछेगा कि नेपोलियन बोनापार्ट का मतलब कब तक रहा, तो 52 साल की उम्र तक उनकी, मतलब 52 साल की उम्र में ही उनका देहांत हो गया था। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि जर्मन रायन राज का निर्माण किसने किया था, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। नेपोलियन बोनापार्ट का जो जन्म हुआ था वो 15 अगस्त 1769 को हुआ था। उनकी देहांत जो हुई थी वो 1821 में हुआ था, क्योंकि वो मात्र 52 साल ही धरती पे रहे हैं। ठीक है सर, चलो आते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। ये 6 नंबर क्या कहता है जी, कहता है ना कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना बियान कांग्रेस द्वारा की गई थी। पुनः स्थापना बियान कांग्रेस द्वारा की गई थी, तो बुर्बो वंश का। कौन वंश का? बुर्बो वंश का। कौन वंश का? बुर्बो वंश का। ठीक है, आपसे पूछेगा कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना बियान कांग्रेस द्वारा की गई थी, तो बुर्बो वंश का स्थापना बियान कांग्रेस द्वारा किया गया था। चलिए आते हैं सवाल नंबर कितना, तो सवाल नंबर 7 की तरफ। ये 7 नंबर सवाल क्या कहता है जी, जालवेरिन एक संस्था थी। जालवेरिन एक संस्था थी, किसका संस्था था? क्रांतिकारियों का था या व्यापारियों का था या किसका था? यहां से मेरी बातों को समझना। जब आपसे पूछेगा कि जालवेरिन एक संस्था थी, किसका, तो जालवेरिन एक संस्था थी, ना तो क्रांतिकारियों की थी, वो हमारा था किसका, तो व्यापारियों का था। हमसे पूछा कि जालवेरिन एक संस्था थी, किसका, तो व्यापारियों की थी। जालवेरिन एक संस्था था, लेकिन किनका था, तो वो व्यापारियों का एक संस्था था। ठीक है, चलिए आते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है मेरे दोस्त, जरा याद रखना, क्योंकि ये 8 नंबर जो सवाल है ना, इसके बारे में जितना बोल देंगे उतना कम पड़ जाएगा, क्योंकि बड़ा ही बेहतरीन सवाल है ये सर। ठीक है, चलिए कहता है ना कि रक्त एवं लौह नीति का उल्लंघन किसने किया था। रक्त एवं लौह नीति का उल्लंघन किसने किया था? आपके सामने 4 ऑप्शन है और आपको एक ऑप्शन सही करना होगा। कहता है मेजनी ने किया था, बिस्मार्क ने किया था, हिटलर ने किया था, या फिर विलियम वन ने किया था। किसने किया था? हमसे पूछा है कि रक्त एवं लौह की नीति का उल्लंघन किसने किया था। जैसे बोलेगा रक्त एवं लौह, जैसे बोलेगा मेरे दोस्त रक्त एवं लौह, रक्त एवं लौह नीति का उल्लंघन किसने किया था, तो रक्त एवं लौह नीति का जो उल्लंघन है मेरे भाई, वो आपको बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। तो रक्त एवं लौह नीति का उल्लंघन किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। बिस्मार्क का जन्म कब हुआ था? कभी कभी ये भी पूछेगा, बिस्मार्क का जन्म कब हुआ था? बिस्मार्क का जन्म कब हुआ था? बिस्मार्क का देहांत कब हुआ था? बिस्मार्क का जन्म कब हुआ था? बिस्मार्क का देहांत कब हुआ था? बिस्मार्क का जो जन्म हुआ था वो हमारा 1 अप्रैल 1815 को हुआ था। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1815 को हुआ था। हमने क्या बोला है कि बिस्मार्क का जो जन्म है वो हमारा 1 अप्रैल 1815 को हुआ था। बिस्मार्क का जो देहांत हुआ था वो हमारा 1 जुलाई 1898 को हुआ था। कब हुआ था? 1 जुलाई 1898 को हुआ था। 1 जुलाई 1898 को हुआ था। इस बात को जरा नोट कर लेना सर। हमने क्या बोला है कि बिस्मार्क का जन्म कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 1815 को हुआ था। देहांत कब हुआ था, तो 1 जुलाई 1898 को हुआ था। हमसे पूछा है कि रक्त एवं लौह की नीति का उल्लंघन किसने किया था। रक्त एवं लौह नीति का उल्लंघन जो किया था वो बिस्मार्क जी ने किया था, और बिस्मार्क का जो जन्म हुआ था वो 1 अप्रैल 1815 को हुआ था, और देहांत जो हुआ था वो 1 जुलाई 1898 को हुआ था। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ। एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे दोस्त, क्योंकि आप सबका बहुत दिनों से इंतजार था। कहता है ना सर कि जिंदगी में सबको सब कुछ विरासत में मिल जाए तो फिक्र किस बात की। कोई चीज़ ऐसे जो होते हैं ना जो बड़ा कठिन से मिलता है, लेकिन मिलता तो जरूर है। अगर आपके दिल में चाहत है तो वो दुनिया का वो हर चीज़ आपके सामने झुकेगा। अगर आपके दिल में चाहत है, अगर आपके मेहनत में ताकत है, अगर आपके जोश और जुनून में ताकत है, तो दुनिया का वो हर चीज़ आपके सामने झुकेगा, क्योंकि मेहनत के आगे
कल भी सब कुछ झुका था और आज भी सब कुछ झुकेगा और आने वाले कल भी सब कुछ झुकेगा, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर होता है मेहनत, और मेहनत वही लोग करते हैं जो लोग टाइम का महत्व देता है, क्योंकि जिस इंसान के दिल और दिमाग में टाइम का महत्व हो गया वो इंसान कभी भूखा नहीं रहेगा सर। ठीक है, आ जाना। बाकी जो हम मुद्दे पे बातें करते हैं उस पे बातें करते हैं सर। हम आपके लिए लेकर के आए हैं पूरे सब्जेक्ट का, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, हिंदी बुक प्लस ग्रामर हो गया, इंग्लिश बुक प्लस ग्रामर हो गया, संस्कृत बुक प्लस ग्रामर हो गया। ये सभी सब्जेक्ट का हम आपके लिए लेकर के आए हैं पीडीएफ नोट्स, जहां पे सर आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आपको पीडीएफ नोट्स है सर, वो भी टाइपिंग किया हुआ एकदम बेहतरीन तरीका से, एकदम क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन है, और सभी चीज़ हमने अपने हाथों से लिखा है क्वेश्चन को, फिर इस क्वेश्चन को हमने टाइपिंग करवाया। परिभाषा मेरा लैंग्वेज में है लेकिन सब कुछ हमने टाइपिंग करवा करके दे रहे हैं सर। ठीक है, जिसका प्राइस आपको मात्र 299 रुपया है, लेकिन बोले तो आज आपको 25 अगस्त रात 12 बजे तक आपको मात्र 150 रुपया लग रहा है। तो सर जो लोग नहीं लिए तो जाकर के ले लीजिए, क्योंकि ऐसा मौका आपको दोबारा फिर कभी मिलेगा नहीं। बाकी थैंक यू। और इस पीडीएफ का इतना अच्छा फीडबैक आ रहा है मेरे दोस्त कि मैं बता नहीं सकता हूँ। ये पीडीएफ को बाय कैसे करना है, खरीदना कैसे है, तो आपके सामने एक नंबर दिखाई दे रहा होगा 7295 वाला नंबर, उसी नंबर पे आपको 150 रुपया पेमेंट कर देना है। उस पर पे फोन भी है, पेटीएम भी है, गूगल पे भी है। साथ ही वही व्हाट्सअप नंबर के डीपी में क्यूआर कोड लगल होगा, स्कैनर लगल होगा, आप उस पर भी डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और पेमेंट करके आपको यही नंबर पे, यही 7295 वाला नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना है। जैसे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजिएगा तो तुरंत आपको इधर से ओके का मैसेज जाएगा और मिनट भर के अंदर में आपके पास सारा पीडीएफ भेज दिया जाएगा। बाकी आप मजे मजे में पढ़ते रहना, सिलेक्शन को 4 चांद लगाते रहना। और बाकी एक बात और है, आप किसी से भी पेमेंट करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं सर, क्या कहता है अगला सवाल। कहता है ना कि 1829 ईस्वी की आइडिया नोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? अब समझना, तुर्की के साथ हुआ, हंगरी के साथ हुआ, या फिर यूनान के साथ हुआ, किसके साथ हुआ? अब मेरी बातों को समझना। 1829 ईस्वी की आइडिया नोपुल की संधि है ना। अब थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन पे मेरे ऊपर मत जाना, मेरा प्रोनाउंसिएशन गंदा है। ठीक है, ऐसा मत समझना रे मास्टर को तो प्रोनाउंसिएशन खराब है तो पढ़ाएगा कहते अच्छा देखो सर। ठीक है, क्योंकि तुम लोग बड़ा ही डिमांड रहता है सब। ठीक है, आ जाना। जैसे बोलेगा आइडिया नोपुल तो तुरंत मार देना तुर्की। क्या मारना? तुर्की मार देना। ठीक है सर, चलते हैं सवाल नंबर कितना 10 की तरफ। 10 नंबर सवाल का कहत है जी, तनी गौर कीजिएगा। कहता है ना कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? कहता है क्या, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? सवाल समझा कि नहीं समझा? सर वो वैसे सवाल हम आज आपके लिए लेकर के आए हैं ना, जिस सवाल के बारे में जितना बोल देंगे उतना कम पड़ जाएगा। डायरेक्ट टू डायरेक्ट कनेक्शन है आपके बोर्ड एग्जाम से। क्या कहता है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? जर्मनी के लिए, यूनान के लिए, तुर्की के लिए, इंग्लैंड के लिए, किसके लिए प्रेरणा स्रोत रहा? कहता है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? अब मेरी बातों को समझना, ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा, ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। जैसे बोलेगा ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा तो मार देना यूनान। कहाँ मारना? यूनान। कहाँ मारना? यूनान। कहाँ मारना? यूनान। ठीक है, ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा यूनान, ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा यूनान। ठीक है, चलिए आते हैं सवाल नंबर कितना 11 की तरफ। ये 11 नंबर सवाल का कहत है जी। कहता है ना कि हंगरी की राजधानी कहाँ है? हंगरी की राजधानी कहाँ है? जैसे बोलेगा हंगरी की राजधानी कहाँ है तो हंगरी की राजधानी है
पेस्ट, कहाँ? बुडापेस्ट। कहाँ सर? बुडापेस्ट। कहाँ है मेरे दोस्त? बुडापेस्ट, ठीक है। आपसे पूछा है ना कि हंगरी की राजधानी कहाँ है, तो इंग्लैंड नहीं है, तुर्की नहीं है, तो कहाँ है मेरे दोस्त? बुडापेस्ट है, ठीक है। ये आपसे पूछा हुआ सवाल है कि हंगरी की राजधानी कहाँ है, तो बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी कहाँ है, तो बुडापेस्ट, ठीक है। अब बताना सर कि ये क्लास आपको कैसा लग रहा है। सच में ये क्लास आपका अगर आपको अच्छा लग रहा है ना, तो इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बनता है सर। और पूरे सिलेबस को इतना बेहतरीन तरीका से फोड़ेंगे कि फूटने लायक वो नहीं रहेगा, ठीक है। हाँ चलो आते हैं सवाल नंबर अगला की तरफ सर। अगला क्या कहता है, जरा गौर करना। कहता है ना मेरे दोस्त कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? काबूर ने की थी, मेजनी ने किया था, या फिर बिस्मार्क ने किया था, या फिर गैरीवाल्डी ने किया था? हमसे पूछा कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। हमसे पूछा कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। तो यंग यूरोप की जो स्थापना है ना सर, एक सेकंड रुको, 11 नंबर सवाल करवाएं रे। हाँ 11 नंबर हो गया। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो यंग यूरोप, जैसे बोलेगा यंग यूरोप, यंग यूरोप, यंग यूरोप, तो मेजनी मार देना। हमसे जैसे बोलेगा यंग यूरोप, मार देना मेजनी घपसना। हमसे पूछा यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी, तो यंग यूरोप की स्थापना किया था मेजनी। किसने किया था मेरे दोस्त? मेजनी ने किया था, ठीक है। चलिए सवाल नंबर अगला की तरफ आइएगा, 13 नंबर सवाल। ये 13 नंबर का कहत है जी, कहता है ना कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? किसके स्वतंत्रता संग्राम में? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? रूस की पराजय हुई, या फिर तुर्की की पराजय हुई, या फिर यूनान की पराजय हुई, या फिर फ्रांस की पराजय हुई? हमसे क्या पूछा है कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? जैसे बोलेगा यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई, तो यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में ना तो रूस की पराजय हुई, ना तो यूनान की पराजय हुई, ना तो फ्रांस की हुई, हुआ तो किसका? तुर्की का हुआ। हमसे पूछा है कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई, तो यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की की पराजय हुई, ठीक है। किसकी पराजय हुई? तो तुर्की की पराजय हुई। अगला आइएगा सवाल नंबर 14 की तरफ। ये 14 नंबर का कहत है जी, 14 नंबर कहता है ना सर कि मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? कौन? मारियान, मरियान, कौन आन? मरियान, कौन आन? मारियान। अब समझना, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? फ्रांस का था, या फिर रूस का था, या फिर इटली का था, या फिर जर्मनी का था? देखो सर, जैसे ही बोलेगा मारियान, है ना, मारियान, मारियान जैसी बोलेगा ना सर, तो वैसा ही आपको मार देना है तुर्की। क्या मार देना है? मारियान बोलेगा ना सर, तुर्की नहीं, तुर्की नहीं मेरे भाई, तुर्की नहीं सर, फ्रांस मार देना। कहाँ मारना सर? फ्रांस मार देना। कहाँ मार देना? फ्रांस मार देना, ठीक है। हमने क्या बोला कि मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी, तो आपको फ्रांस का था। कहाँ का था? तो ये फ्रांस का था, ठीक है। चलिए आते हैं सवाल नंबर कितना, तो सवाल नंबर 15 की तरफ। कहता है 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? हमें क्या बोला है कि 1930 ईस्वी के बाद, 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। अब मेरी बातों को समझना जरा दिल से, प्यार से, मोहब्बत से, ठीक है। यहाँ आना जरा मेरे दोस्त। कहता है ना सर कि 1830 की क्रांति के बाद, किसके क्रांति के बाद? 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुई? 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुई? निरंकुश राजतंत्र, फिर संघीय शासन व्यवस्था, या फिर गणराज्य, या फिर संवैधानिक राजतंत्र हुआ? कैसा हुआ? मेरी बातों को समझना। 1830 जब बोलेगा ना, तो निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुआ। किसका? निरंकुश राजतंत्र शासन स्थापित हुआ। कैसा हुआ? तो निरंकुश राजतंत्र शासन स्थापित हो गया, ठीक है। अगला आइएगा सवाल नंबर कितना, 16 की तरफ। ये 16 नंबर क्या कहता है जी? कहता है एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन, एक्ट
एक्ट ऑफ यूनियन, एक्ट ऑफ यूनियन, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो एक्ट ऑफ यूनियन जो है वो ना तो 1688 में पारित हुआ, ना तो 1788 में पारित हुआ, ना तो 1807 में पारित हुआ। एक्ट ऑफ यूनियन जो है वो आपको 1707 में पारित हुआ। कब हुआ था? 1707 में पारित हुआ था। ठीक है, हमने क्या बोला है कि एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? तो एक्ट ऑफ यूनियन जो है वो आपको 1707 ईस्वी में पारित हुआ था। कब हुआ था? 1707 ईस्वी में क्या हुआ था? पारित हुआ था एक्ट ऑफ यूनियन। ठीक है, आइएगा सवाल नंबर 17 की तरफ। इस सवाल नंबर 17 कर दी हाँ खतरा, तनी संभल के रहिए जी। ठीक है, अब पहले ये बताना मेरे दोस्त कि ये क्लास आपको कैसा लग रहा है। अगर सच में ये क्लास अगर आपको अच्छा लग रहा है ना, तो ये कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है सर। ये कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता देना कि ये क्लास आपको कैसा लग रहा है। अच्छा लगा तो अच्छा कमेंट करना, बुरा लगा तो बुरे कमेंट करना, लेकिन सर आपको कमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि आपके कमेंट जब पढ़ता हूँ ना मेरे भाई तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, लेकिन सर सबको संकल्प लेना होगा कि अब की बार 475 से भी पार, और 2022 में तो था 482, लेकिन सर अब की बार भी 480 था, लेकिन किसी ने उसे खींच लिया। तो मैंने सोचा चलो जाने दो, क्या दिक्कत है, शेर कभी झुका नहीं है, शेर कभी झुकता है। मैंने मेहनत से पैदा किया है 475, और फिर मेरे अंदर ताकत है कि 475 से ऊपर फिर पैदा करके दिखा देंगे। ठीक है सर, बस आप सबका प्यार और सपोर्ट बना रहे मेरे ऊपर। ठीक है, बाकी थैंक यू। चलो, आना है सर हमारी दुनिया में। हम सब की दुनिया औरों की दुनिया से क्या है मेरे दोस्त? अलग है, क्योंकि हमारी दुनिया आपकी दुनिया सबसे अलग है। ठीक है, क्योंकि लोग अपने लिए जीते हैं और हम सब पूरे समाज के लिए जीते हैं सर। क्योंकि हमारा बस एक ही संदेश रहता है सर कि आपको खुद के लिए नहीं जीना है, क्योंकि आपके घर में एक माँ है और हम सबके एक भारत माँ है। तो दोनों माँ के लिए जीना है सर, कुछ भारत के लिए भी कुछ करना और कुछ अपनी माँ के लिए भी करना है। ठीक है, तो इस बात को अपने दिल में हमेशा याद रखना और ज़िंदगी में कुछ अच्छा चीज़ करने की कोशिश करना। ठीक है, क्योंकि इंसान हमेशा कोशिशें कर सकता है। आइएगा, कहता है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? हमसे पूछा है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। अब समझना मेरी बातों को, सवाल बड़ा अच्छा है। जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद पूरा हुआ? जरा तुम हंसकर बोलो ना, मुझे भी प्यार हो जाए। देखो सर, हमें बोलेगा कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। जैसे बोलेगा जर्मनी का एकीकरण, तो जर्मनी का एकीकरण जो पूरा हुआ वो आपको सीडान के युद्ध के बाद, सीडान का युद्ध के बाद। किस युद्ध के बाद? तो सीडान का युद्ध के बाद। ठीक है, हमसे पूछा है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, तो सीडान का युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया। ठीक है सर, हमसे पूछा किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, तो सीडान का युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया। ठीक है, आते हैं सवाल नंबर अगला की तरफ। अगला क्या कहता है? सवाल नंबर 18 कहता है ना सेडाओ के युद्ध, सीडान के युद्ध तो सेडाओ के युद्ध, अच्छा वही होता है, आ जाना। सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई? सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई? परसा की पराजय हुई, या फिर सर सार्डिनिया की पराजय हुई, या फिर ऑस्ट्रेलिया की, या फिर नेपल्स की? किसकी पराजय हुई? मेरी बातों को समझना। सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो सेडाओ के युद्ध में जो है वो ऑस्ट्रेलिया की पराजय हुई। किसकी पराजय हुई? तो ऑस्ट्रेलिया की पराजय हुई, जो कि आपको ऑप्शन नंबर कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, आते हैं सवाल नंबर कितना? तो सवाल नंबर 19 की तरफ। ये 19 नंबर सवाल का कहत है जी, हंगरी का भाषा क्या था? क्या थी? हंगरी की भाषा क्या थी? मैंग्यार था। हाँ, ये तो जानते होंगे लोग, मैंग्यार था। कैसा था सर? ये मैंग्यार था। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, आइएगा। लेकिन सर अगर आपसे पूछ दे, अच्छा नहीं पूछेगा, अगर आपको बोलेगा कि सेडोवा का युद्ध, सेडोवा का युद्ध, सेडोवा का युद्ध, सेडोवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? ये सेडोवा,
सेडोवा, सेडोवा का युद्ध, सेडोवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो सेडोवा का जो युद्ध हुआ था वो ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस पर्सा के बीच हुआ था, या फिर ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच हुआ था, या फिर फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था, या इनमें से कोई नहीं। हमसे पूछा है कि सेडोवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो सेडोवा का जो युद्ध हुआ था वो ऑस्ट्रेलिया और पर्सा के बीच हुआ था, या फिर ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच हुआ था, या फिर फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था, इनमें से कोई नहीं। सेडोवा का जो युद्ध हुआ था वो ऑस्ट्रेलिया और पर्सा के बीच हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? ऑस्ट्रेलिया और पर्सा के बीच हुआ था। ठीक है सर। तो हमने यूरोप में राष्ट्रवाद से हमने आपके लिए टोटल 20 गो ऑब्जेक्टिव करवाए हैं। ठीक है, बाकी ऑब्जेक्टिव भी और हम करवाएंगे VVI क्वेश्चन में। ठीक है, लेकिन ये भी 20 ऑब्जेक्टिव जो है ना वो एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन है सर। ये सब सवाल के बारे में जितना बोल देंगे उतना कम पड़ जाएगा। तो इससे पहले कि आप ये सारे क्लासेस को देख लेना। बाकी थैंक यू, लव यू। लेकिन ये बताना कि ये क्लास आपको कैसा लग रहा है। अगर सच में अच्छा लगा तो कमेंट करके बता देना सर। आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी हम आप सबसे रूबरू होते हैं कल की क्लास शाम 8 बजे। ठीक है सर। बाकी हमारे साथ आपके स्वागत के लिए हम तैनात रहेंगे शाम 8 बजे, फिर सुबह 7 बजे। ठीक है, बाकी थैंक यू, लव यू।